everyone, so welcome all of you once again to Ready to Fly. So आज के सेशन में हम करने वाले बहुत सारे PYQ सॉल्व, ठीक है। लास्ट मोमेंट रिवीजन है, बहुत अच्छे से करना, मेरा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। So देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक यानी कि न्याय, which of the following conditions must be fulfilled by a true middle term? हेतु, आपको बताना है कि हेतु का इसमें क्या कंडीशन है, ठीक है। हेतु के जो भी 5 कंडीशंस होते हैं उनमें से कौन सा कंडीशन इसमें ट्रू है। पहला है इट मस्ट बी फाउंड इन माइनर टर्म, पक्ष यानी उसका पक्ष पे होना अनिवार्य है। सेकेंड है इट मस्ट बी फाउंड इन ऑल सिमिलर इंस्टेंस, मतलब कि हेतु का हर एक इंस्टेंस में फाउंड होना इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज इट शुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर वेयर मेजर टर्म साथ इज एब्सेंट, जहां पे भी मेजर टर्म यानी साथ एब्सेंट है वहां पे हेतु को भी एब्सेंट होना चाहिए। एंड द लास्ट इज द माइनर टर्म इन विच इट इज सेड टू एग्जिस्ट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, और जिस माइनर टर्म पे ये एग्जिस्ट होने की बात कर रहा है वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। सो बताओ इनमें से कौन कौन से आप कहोगे कि ये कंडीशंस फॉलो होना चाहिए मेरे टर्म के लिए। सो आई थिंक आपने सही आंसर अभी तक दे दिया होगा। सो द राइट आंसर इज A, B, C and D. इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। देखो इसके बारे में हम कुछ इस क्वेश्चन के अच्छे से एनालिसिस करते हैं। देखिए सबसे पहले में एक एग्जांपल दिख रहा है, हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक, पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। तो इसमें सबसे पहले ये जो हिल है, जिस चीज पर हमें ये धुआं दिख रहा है, ये हमारा पक्ष है, ठीक है, ये पक्ष है। और ये जो फायर है, फायर मतलब ये साध्य हमारा, ये हमारा मेजर टर्म है। और ये जो है स्मोक, ये है हमारा हेतु, और इसी हेतु का पूरा कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, ओके। और ये जो साध्य और हेतु के बीच में कंडीशन होता है इसको हम कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति वैसे हम सिर्फ अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं तो ये बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे, फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एकदम क्लियर कर रही हूँ। सो देखो ये जो हमारा हेतु है, हेतु के जो 5 कंडीशंस है, इस कंडीशन में सबसे पहला क्या है कि आपको जो धुएं के दर्शन हो रहे हैं, जो धुआं दिख रहा है स्मोक, वो आपको हेल पे दिखना चाहिए, यानी वो पक्ष पे होना चाहिए, पक्ष धर्माता। फर्स्ट कंडीशन इसका यही है, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हेल। सेकेंड कंडीशन है इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस इन विच द मेजर टर्म इज प्रेजेंट, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं होना चाहिए। स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द किचन वेयर फायर एग्जिस्ट। इसका थर्ड कंडीशन क्या है, जहां पे भी आपको मेजर टर्म नहीं दिख रहा है वहां पे आपको धुआं भी नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे तालाब में आग नहीं है, तालाब में धुआं नहीं है, तो तालाब में आग भी नहीं हो सकता, ऑब्वियस है, ठीक है। फोर्थ हमारा है कि वो अबाधित नहीं होना चाहिए, मतलब किसी और मतलब प्रमाण से हम उसको गलत प्रूफ ना कर दे, ठीक है। जैसे कि हमें फायर का कूलनेस नहीं दिखना चाहिए, प्रूफ नहीं होना चाहिए कि फायर कूल भी होता है, ठंडा भी होता है। फिर उसके बाद हमारा कोई भी मिडिल टर्म जो है वो मेजर टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्मोक जहां होगा वहीं आग होगा। अब स्मोक और फायर में रिलेशन होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन नहीं होना चाहिए कि एक है तो दूसरा नहीं, दूसरा है तो पहला नहीं, ये वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम तुरंत पढ़ के निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय सिलोजिज्म में 3 प्रपोजिशन और 5 टर्म्स होते हैं, पहला स्टेटमेंट बोला। और एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म जो है उसमें 3 प्रपोजिशन और 3 टर्म्स होते हैं। बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। चलो तो आई थिंक आप लोगों ने बता दिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पहला गलत दूसरा सही। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ कह रहा है न्याय सिलोजिज्म में जो है वो 3 प्रपोजिशन है, 3 कहाँ 5 होते हैं, ठीक है, 5 प्रोपोजिशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हमने इसका जो एक निमोनिक्स बनाया है सभी को पता होगा, ये फून है, ठीक है। फून मतलब प्रतिजना हेतु उदाहरण उपनय निगमन। जब भी हम कोई भी अनुमान करते हैं तो ये 5 वो स्टेप में होकर जाते हैं, प्रतिजना करते हैं, हेतु, फिर उदाहरण, फिर उपनय, फिर निगमन। ये हमारी थ्योरी क्लास नहीं है इसलिए मैं बस आपको बताते जा रही हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे 3 प्रोपोजिशन तो पहली बात गलत हो गया। और यहाँ कह रहा है ये 5 टर्म्स होते हैं, नहीं यहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं। कौन कौन से, पक्ष साध्य हेतु, ठीक है। कौन से टर्म्स होते हैं, पक्ष साध्य हेतु, तो यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म्स होते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा बोल रहा है क्या इसमें एरिस्टोटल वाले में 3 प्रोपोजिशन होते हैं, हाँ होते हैं 3 प्रोपोजिशन, 3 टर्म्स होते हैं, यस, पीपीसी पढ़ा था,
ठीक है, क्लासिकल स्क्वायर अपोजिशन वाले टॉपिक में हमने 3 प्रोपोजिशन पढ़ा है, मिडिल, माइनर, मेजर, और 3 टर्म्स जो है वो मिडिल, माइनर, मेजर है, और 3 प्रोपोजिशन में पीपीसी है, प्रीमाइस, कंक्लूजन। हम आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट होप आपने यहाँ से सही दिया होगा। So देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक which of the following are names of fallacies involving contradiction of the middle term by another middle term? किसी और मिडिल टर्म से अगर हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मिडिल टर्म आपस में अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है तो आपको बताना है कि ये कौन सी फैलेसी हो सकती है। स्वरूप असिद्ध, बाधिता, व्याप्त्या असिद्ध या विरुद्धा। आपके सामने लिखा है, आप एक बार पढ़ लो खुद से। मिडिल टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कौन सी फैलेसी है? ये फैलेसी है हमारी ऑप्शन नंबर डी, विरुद्ध। विरुद्ध फैलेसी, विरुद्ध मतलब हमारे जो अनुमान का हेतु का जो कंडीशन है उसमें बताया जाता है कि हमारा अवरुद्ध होना चाहिए, मतलब किसी से विरुद्ध, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट। अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो हम उसको विरुद्ध फैलेसी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे देखो एक हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी है फैलेसी और विरुद्धा के। साउंड इज बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, एक तरफ कह रहा है साउंड जो है हमारे नित्य है, इटर्नल है। नित्य किसे कहते हैं? इटर्नल उसे कहते हैं जिसका ना कब शुरुआत हुआ ये भी नहीं पता, कब समाप्ति होगा ये भी नहीं पता, जो नित्य है। ठीक है, और प्रोड्यूस्ड अगर वर्ड वहां पे ऐड किया, प्रोड्यूस मतलब पता चल गया कि हाँ वो प्रोड्यूस हुआ है, मतलब उसके जन्म का तो हमें पता चल गया है। तो अगर हम एक इटर्नल को अगर रियल माने तो प्रोड्यूस्ड गलत हो जा रहा है, प्रोड्यूस्ड का रियल माने तो इटर्नल गलत हो जा रहा है। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी। अब बताओ कोई खाली चीज भारी कैसे हो सकती है और कोई भारी चीज खाली कैसे हो सकती है? तो हम समझ गए ये कौन सी फैलेसी है, ये विरुद्ध वाली फैलेसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So the question is, according to the Indian classical Nyaya logic school, which logic flaw is made in the following statement? The sky rose is fragrant because it is a rose similar to the earth. तो आपको बताना है कि ये कौन सी फैलेसी है। The sky rose is fragrant because it is a rose similar to the earth. So I think आपने आंसर दे दिया होगा। The right answer is आश्रय सिद्ध। सबसे पहली बात बताओ, क्या ये स्काई रोज नाम की कोई चीज होती भी है धरती पर? तो इसका तो आश्रय ही तुम गलत बता रहे हो, तो ये तो हो गई फैलेसी। देखो बेसिकली एक फैलेसी होता है हमारा असिद्ध फैलेसी। ठीक है, असिद्ध फैलेसी के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है आश्रय सिद्ध, जिसका मैं आश्रय ही गलत बता दूं। जैसे कि यहाँ पे था ना स्काई रोज नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ठीक है, तो इट इज इन दिस मिडिल टर्म दैट हैज नो लोकस सिस्टम, जिसका कोई रहने की जगह ही नहीं है। हमारा सेकंड जो असिद्ध वाली फैलेसी है वो है स्वरूपा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध मतलब जिसका स्वरूप में ही प्रॉब्लम है। इट इज मिडिल टर्म विच इज नॉट फाउंड इन द माइनर टर्म, मतलब कि ऐसा मिडिल टर्म होगा जो माइनर टर्म पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्वरूप ही इसका गलत है। नेक्स्ट है हमारा व्याप्तव्य सिद्ध। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल रियल आर मोमेंट्री, साउंड इज रियल, देयरफॉर साउंड इज मोमेंट्री। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जितनी भी रियल चीजें, वास्तविक चीजें सब क्षणिक है, और साउंड भी वास्तविक है, तो साउंड भी जो है वो क्षणिक है। अब देखो अगर कोई चीज वास्तविक है तो वो क्षणिक कैसे? ठीक है, अगर वो वास्तविक है, वो है, तो वो क्षणिक कैसे हो सकता है? और अगर क्षणिक ही है तो वो वास्तविक कैसे रहेगा? तो वो व्याप्त्य असिद्ध है, मतलब कि हम उसका प्रूव नहीं कर सकते, ये अनप्रूव्ड मिडल है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। To draw an analogy between two or more entities is to indicate one or more respects in which they are similar. Analogy तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो एनालॉजी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि टू और मोर एंटिटीज इज टू इंडिकेट वन और मोर रिस्पेक्ट इन विच दे आर सिमिलर। स्टेटमेंट सेकंड है, एवरी एनालॉजिकल इन्फेरेंस proceeds from the similarity of two or more things in one or more respect to the similarity of those things in some further respect. आप खुद से पढ़ो, खुद से मतलब समझो और आंसर दो। So I think आपने आंसर दे दिया होगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो एनालॉजी ड्रॉ करने के लिए हम 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज को इंडिकेट करते हैं जिसमें वो एक दूसरे से सिमिलर है। हमें 2 लोगों में या 2 से ज्यादा लोगों में अगर सिमिलैरिटी दिखानी है
मतलब एनालॉजी बनानी है, तो हमें उन दोनों में कुछ ऐसी एंटिटीज को ढूंढनी होगी जो तो आपस में सिमिलर हो, ठीक है। और एवरी एनालॉजिकल इन्फेरेंस प्रोसीड फ्रॉम द सिमिलैरिटी ऑफ टू और मोर थिंग्स इन वन और मोर रिस्पेक्ट, एक या एक से ज्यादा रिस्पेक्ट में दो या दो से ज्यादा चीजें जो है उसमें सिमिलैरिटी एनालॉजिकल इन्फेरेंस हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक एनालॉजी से क्वेश्चन आ गया। एनालॉजिकल आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स ड्राइंग अ लाइकनेस बिटवीन टू और मोर एंटिटीज इन वन और मोर रिस्पेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है एनालॉजिकल आर्गुमेंट इज अ टाइप ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट। चलो बताओ, क्या एनालॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो डिडक्टिव आर्गुमेंट का टाइप है, या जो अभी स्टेटमेंट 1 है एनालॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो हम इससे लाइकनेस को ड्रॉ करते हैं टू और मोर एंटिटीज में वन और मोर रिस्पेक्ट से। सो आई थिंक आपने इसका भी आंसर सही दिया होगा। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब देखो 1 वाला ट्रू है क्योंकि हमने पिछली वाली स्लाइड में ही पढ़ा था कि एनालॉजिकल आर्गुमेंट जो होता है वो लाइकनेस दिखाता है, सिमिलैरिटी शो करता है दो और मोर एंटिटीज में वन और मोर रिस्पेक्ट में। तो और ये क्या डिडक्टिव का टाइप है? नो, ये इंडक्टिव का टाइप है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही कौन सा गलत, या दोनों सही या दोनों गलत। पहला स्टेटमेंट है फॉर द क्लासिकल इंडियन थिंकर्स इनफेरेंस यानी अनुमान मींस ओनली सिलोजिस्टिक इनफेरेंस। और सेकंड स्टेटमेंट है अनलाइक एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म अनुमान इन्वॉल्व 4 स्टेप इंस्टेड ऑफ 3। बताओ क्या अनुमान सिर्फ सिलोजिस्टिक इनफेरेंस है, या एरिस्टोटल सिलोजिज्म वाला जो है उसमें 4 स्टेप, जैसे उसमें 3 स्टेप फॉलो होता है, अनुमान में 4 स्टेप फॉलो होता है। आपको पता है कि पहला वाला स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो ओनली सिलोजिस्टिक है। लेकिन सेकंड वाला कह रहा है अनुमान का 4 स्टेप है, जबकि अभी हम पीछे पढ़ के आए कि नहीं उसका 5 स्टेप है, ठीक है। फून जिसको हमने याद किया था, प्रतिजना हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 4 है। हाँ पता है एरिस्टोटल वाले में 3 है बट इसमें 4 है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following means of knowledge involves positioning of something for making any unit of cognition self-complete? ज्ञान के निम्नलिखित साधनों में से किसमें ज्ञान के किसी इकाई को आत्मपूर्ण बनाने के लिए किसी वस्तु को प्रस्तुत करना शामिल है? बताओ। उपमान, अर्थपट्टी, अनुपलब्धि, शब्दा। ज्ञान के निम्नलिखित साधनों में से किसमें ज्ञान के किसी इकाई को आत्मपूर्ण बनाने के लिए किसी वस्तु को प्रस्तुत करना शामिल है? सो द राइट आंसर इज अर्थपति, पोस्टुलेशन। देखो जैसे देवदत्त हमें दिखने में मोटा लग रहा है बट वो कह रहा है कि मैं दिन में खाना खाता ही नहीं हूँ, तो कैसे मोटा हो गया? इट मीन्स वो रात में खाना खाता होगा। हमने खुद ही अर्थ निकाले, अपने सेल्फ को समझाने के लिए खुद से अर्थ निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा होता है अर्थपति। जैसे कि कोई बच्चा है जो कह रहा है मैं यार बिल्कुल दिन में पढ़ाई नहीं करता हूँ, फिर भी देख लियो GRF आ गया, इट मीन्स तुम रात में ही पढ़ाई करते होगे। Which of the following is defined as a type of irrelevant conclusion fallacy in which a distracting element is introduced to obscure an opponent position? क्वेश्चन में देखो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अपोनेंट के पोजीशन को हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ बातें बोल देते हैं, वो फैलेसी कौन सी होती है? एन अपील टू इमोशन, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आर्गुमेंटेटिव एड होमिनम, या रेड हेयरिंग फैलेसी? बताओ। सो द राइट आंसर इज रेड हेयरिंग फैलेसी। इट मीन्स क्या होता है? रेड हेयरिंग फैलेसी में यही होता है कि हम सामने वाले का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल है जो 4 मर्डर करके आया है और जब उसको फांसी की सजा मिलने जा रही है तो वो जज साहब से कह रहा है कि साहब मेरे तो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चे को कौन पालेगा? तो ये जो वो एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो रेड हेयरिंग फैलेसी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So the argumentative that the fat saint must be eating secretly at night, although he does not eat during the day and claims not to eat at all, is based on which of the following means of knowledge as per classical Indian logic? बताओ। ये एग्जाम्पल मैंने अभी पहले दिया है। कोई फैट सेंट है वो कह रहा है कि यार मैं तो
दिन में खाना ही नहीं खाता हूँ बट वो फैट है, मोटा है, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि वो रात में खाना खाता है। तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? उपमान का, अर्थपति का, अनुपलब्धि का या शब्दा का? सो आई थिंक आप पहचान गए होगे, दिस इज द आंसर, अर्थपति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Fallacy in which a proposition is held to be true just because it has not been proved false, or false just because it has not been proved true is called what? किसी चीज को हम इसलिए ट्रू मान लेते हैं क्योंकि किसी ने गलत प्रूफ नहीं किया, और इसलिए गलत मान लेते हैं क्योंकि किसी ने सही प्रूफ नहीं किया। बताओ ये कौन सी फैलेसी है? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इररिलेवेंट कंक्लूजन, आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस या हिस्ट्री जनरलाइजेशन। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया ना कि हम इसको ट्रू नहीं प्रूव कर पा रहे इसलिए हम इसको फॉल्स मान लेते हैं, या फॉल्स नहीं प्रूव करने वाले हैं, समथिंग ऐसा कुछ भी आ जाए तो आप याद रखना इसको इग्नोर कर देना, मतलब आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। जैसे भगवान है, ये हम प्रूव नहीं कर पा रहे तो कुछ लोग मान ले कि प्रूव नहीं कर पा रहे तो गलत है, मतलब भगवान है ही नहीं। और कुछ लोग इसलिए भगवान को बस मान रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा प्रूव नहीं कर रहा कि भगवान नहीं है, तो चलो मानते रहो, इग्नोर करो, आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, ओके। पहला है अ पर्सन विदाउट अ पर्पस इज लाइक अ कार विथ नो इंजन एंड दैट useless piece of machinery is an example of analogical argument. Second statement है the statement a person with no purpose is like a car with no engine and that useless piece of machinery is an example of non-argumentative use of analogy. So friends ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, प्लीज कमेंट में आंसर बताना कि क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन अ लाइकनेस ड्रॉन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज इन वन और मोर रिस्पेक्ट। स्टेटमेंट 2 है देयर कुड बी आर्गुमेंटेटिव एज वेल एज नॉन आर्गुमेंटेटिव यूजेस ऑफ एनालॉजी। सो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है, या दोनों सही या दोनों गलत है। सो फ्रेंड्स आई नो आपने राइट आंसर बताया होगा। सो पहला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, हमने कई बार पढ़ा है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि एनालॉजी का दो यूजेस है, पहला आर्गुमेंटेटिव एंड द सेकंड इज नॉन आर्गुमेंटेटिव, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई जस्ट होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई और फ्रेंड भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।